तो गाइस, जाफर एजुकेशनल बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जिनका एग्ज़ाम 28 तारीख को होने वाला है। इससे पहले हम क्लास 9 के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी वीडियोस अपलोड किए थे, एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चंस आया हुआ था। उसी प्रकार आपका 27 जून को जो क्लास 11 के स्टूडेंट जिनका हिस्ट्री था उनका एग्ज़ाम हुआ, उनका भी जो क्वेश्चन अपलोड किए थे वो टोटल क्वेश्चन वही सब आया हुआ था। तो उसी से रिलेटेड आपके जो सेट में क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चंस को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको एनालिसिस करके निकाले हैं और उसका वीडियो कुछ अपलोड किए। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। सबसे पहले देखिए इसमें क्या बताया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, झूम खेती या फिर घुमंतु खेती किसे कहते हैं? तो उत्तर में आपका दिया है कि यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरण जैसे लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं, जिसे घुमंतु खेती कहा जाता है। यानी क्या, यह आदिम प्रकृति का एक साधन था जिसमें क्या लोग खेती करते थे। तो पहले ज़मीन में जितने भी वनस्पति पेड़ पौधे थे वो सबको जला दिया जाता था, फिर उसमें खेती किया जाता था, फिर उसको लंबे समय तक छोड़ दिया जाता था, फिर आगे जाके नई जगह पर खेती किया करते थे। इस प्रकार की खेती जो हुआ करता था उसको हम झूम खेती या फिर घुमंतु खेती कहते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन जो है आपका, निर्धनता की परिभाषा लिखें। यानी एक निर्धनता होता क्या है उसके बारे में बताना है। आंसर में आपका दिया हुआ है कि निर्धनता का अर्थ उस रासायनिक प्रक्रिया से जिससे मनुष्य अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकता करने में सक्षम नहीं होते। यानी निर्धनता हम उसे कहेंगे जो क्या है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में जो कुछ भी आवश्यकता है उस चीज़ को पूरी तरह से पूरा ना कर पाता हो, इसी को हम क्या बोलेंगे, और पूरा करने में सक्षम ना होता हो। यानी कि उस चीज़ को करने के लिए पूरी तरह से वो उस लायक है नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, निर्धनता कहेंगे। नंबर 2 आपका क्वेश्चन में वही बताया गया। तीसरा क्वेश्चन में आपका क्या है, तीसरा क्वेश्चन को यदि देखेंगे तो इसमें बताया गया कि भूखमरी से आप क्या समझते हैं। यानी भूखमरी है क्या। इसमें बताया कि विटामिन, पोषक तत्वों और ऊर्जा के अंतर्ग्रहण की काफ़ी कमी को भूखमरी कहते हैं। यानी क्या है कि विटामिन, पोषक तत्व और ऊर्जा जो हम ग्रहण करते हैं वो सब क्या है सही से नहीं कर पाते, वो सब की बहुत ही अधिक मात्रा में कमी होना ही क्या कहलाता है, भूखमरी। यह कुपोषण का सबसे चरम रूप है। यानी क्या है कि सही से शरीर में विटामिन, पोषक तत्व नहीं पहुंचेंगे तो शरीर क्या होगा, बीमार से जूझेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसमें आंसर में आपका क्या है कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों के मुख्यतः 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, 6। नंबर 1 पे समता का अधिकार, नंबर 2 में स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 में है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 में है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, एंड नंबर 6 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या होता है, इनका डिटेल आगे बताएंगे कि समता का अधिकार क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, एंड संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार क्या है, एंड संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है। ये टोटल इसका एक क्वेश्चन इसमें लिया हुआ है, उसमें हम आपको टोटल बता देंगे। नाथियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। नंबर 1 पे आपका कि हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की रचना और संस्था को समाप्त करना शुरू कर दिया। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो थी, लोकतंत्र शासन जो था, खत्म करना शुरू कर दिया था हिटलर ने। नंबर 2 में कि जर्मन संसद में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उनका रास्ता आसान हो गया। 18 फरवरी 1933 को जारी अध्यादेश के माध्यम से अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी को छीन लिया गया। नंबर 3 है कि 3 मार्च 1933 को जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के माध्यम से तानाशाही स्थापित कर दी गई। यानी इसमें क्या है कि जर्मन संसद में कुछ अग्निकांड हुआ था, उसमें क्या हुआ था, हिटलर का रास्ता खुल गया था। यानी हिटलर का रास्ता आसान हो गया था, जिसके कारण क्या है कि वह लोकतांत्रिक रचना जो है संस्थान है उसको समाप्त करने में उनको आसानी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बस्तर के लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था। आंसर में आपका है कि बस्तर के आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में साल के वृक्षों को बचाने के लिए विद्रोह किया था, जिसे विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बस्तर में आदिवासी जनजीवन वनों एवं उससे मिलने वाले वन उपज पर ही आधारित है। वन और आदिवासियों को अटूट गठबंधन हजारों साल पुराना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बस्तर के लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध छिड़ने का कारण क्या है, उन पे विद्रोह करने का मुख्य कारण क्या है कि वह साल की वृक्षों को बचाना चाहते थे जो अंग्रेज द्वारा काटा जा रहा था।
और ये आदिवासी जनजाति मानते हैं क्या कि हमारी ज़िंदगी जो है ये पेड़ पौधे से ही जन्म है और हम पेड़ पौधे से ही निवास करते हैं, वन और उससे मिलने वाले उपज पर ही आधारित है, यानी उन लोग की जीवन लाइफ जो है वो जंगलों से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। आंसर में है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन निम्न प्रकार से किया जाता है। वन पे कि निर्धनता के आकलन के लिए सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। यानी आगे इसमें देखते क्या होता है कि किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी को न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए तो मूल आवश्यकताओं के एक ही दिए हुए मूल्य को पूर्ण रूप के लिए आवश्यक है। निर्धनता रेखा का हम आकलन इस प्रकार कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति का आय एवं उपभोग जो है वो दोनों पर आधारित होता है। यानी का आय होता है वो आय यानी जितना उनका आय है उस आय से ज़्यादा वो क्या है उपभोग की आवश्यकता होती है। इसके कारण क्या होता है कि जिनके कारण क्या होता है कि हर चीज़ का मिलना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण वो ना मिलने के कारण वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षणिक एवं चिकित्सा संबंधित आवश्यकता आदि पर विचार किया जाता है। यानी निर्धनता रेखा पे देखा जाए तो एक व्यक्ति के कपड़े, रहन सहन या उनकी शिक्षा व्यवस्था जो कुछ भी हो वो सब सही ढंग से ना हो पाने के कारण ही क्या आता है उनकी वो जो है गरीबी रेखा से नीचे ही आते हैं। वो क्या है कि गरीबी रेखा के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। यानी वन संरक्षण है क्या। यानी वन संरक्षण के उपाय। वन संरक्षण हेतु देश में संशोधित राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लागू की गई। इस वन नीति के मुख्य लक्ष्य पारिस्थितिकी संतुलन के संरक्षण को पुनर्स्थापन द्वारा पर्यावरण स्थायित्व को बनाए रखना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक है। यानी वन संरक्षण क्या है कि पर्यावरण के पारिस्थितिकी को क्या है बनाए रखना है, ये मुख्य लक्ष्य होता है कि उनके संतुलन बने रहें। इसमें पॉइंट वाइज हम समझेंगे कि किस प्रकार हम वन को बचा सकते हैं और यह ज़रूरी भी है हम जंगलों को बचाएं। है कि वन उत्पादनों के उचित उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि जंगलों से हम जो कुछ भी उत्पादन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उचित मात्रा में बढ़ाएंगे। नंबर 2 में दिया हुआ है कि नदियों, झीलों और जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि कटाव और वनों के क्षरण पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। यानी वन संरक्षण और प्रबंधन है तो ग्रामीण समितियों का गठन भी किया जाना चाहिए। यानी कि जंगलों को बचाने के लिए क्या है कि ग्रामीण लोगों का भी एक समिति होना चाहिए जिससे जंगलों की कटाई हो रही है उस पर ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में नष्ट हो चुके वनों को पुनः हरा भरा करने के लिए प्रायोजित रोजगार योजना के माध्यम से वनों को पुनर्जीवित किया जाए। यानी कि गवर्नमेंट द्वारा कुछ ऐसी योजना भी हो जिसके कारण क्या है जंगलों को फिर से स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार आप पहले पिछला क्वेश्चन में भी देख चुके थे। एंड 9 आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आंसर में आपका दिया है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अधिकार नागरिकों को है। नंबर 1 पे समता या समानता का अधिकार। यानी भारत में जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना सबको समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए हमारे जैसे। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के अनुसार भी लोग जो किसी भी वर्ग में आते हो वो किसी प्रकार पे उस पर भेदभाव ना किया जाए। ये आपका क्या है दोनों पे समानता का, यानी कि जो आपका अधिकार है वही क्या मेरा अधिकार होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार भी अपना विशेष महत्व रखता है। भारत में नागरिकों को भाषण देने की, समुदाय बनाने की, आवागमन की, निवास करने आदि में पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कि व्यक्तियों को क्या कि कहीं पे निवास करे या फिर अपना जो भी अधिकार है उस अधिकार को प्राप्त करे। ऐसा नहीं कि उस पर कोई दबाव डाल सके। विशेष क्षेत्र में जाके निवास भी कर सकते हैं। यह भी क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार हम जैसे नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है। अगला पॉइंट है आपका शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। भारत में प्रत्येक नागरिकों को अपनी भाषा और संस्कृति का विकास करने में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कि भारत के शिक्षा संस्कृति का अधिकार क्या है कि भारत में प्रत्येक नागरिकों को अपनी भाषा और संस्कृति का विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता, यानी अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। इस पर सरकार उस पर कोई आलोचना नहीं कर सकती है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अतः हर नागरिकों को किसी धर्म का अनुसरण करने की अधिकार है। यानी आप किसी भी कास्ट पे हो, यदि आप अपने धर्म को बदलना चाहते हैं तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपको वो अधिकार लेना होगा। ये आपका खुद अधिकार है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। अगला पॉइंट है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को शोषण नहीं कर सकता है। जैसे कि 14 वर्ष के कम उम्र में बच्चों को काम करवाना ये एक शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इस प्रकार नहीं कोई कर सकता है। अगला पॉइंट में है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में कोई भी नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी न्यायालय की शरण ले सकता है। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, वनों का जीविका से किस प्रकार संबंध, यानी एक जंगल और एक व्यक्तियों के जीवन में किस प्रकार संबंध होता है वो बताया है। इसमें आपका बताया गया परंपरागत रूप से यदि कहेंगे तो वन का प्रबंधन किया जाए, यानी कि उसको बचाए, और उसका क्या है कि प्राकृतिक वनों को सुरक्षात्मक और उत्पादकता पहलुओं को विकसित करना है। यानी क्या है कि जंगलों को बचाएं, उसको सुरक्षा करें और उनके उत्पादन में बढ़ावा दें। ये जैविक तकनीक और वृहद आर्थिक विचारों को अधिभावी प्राथमिकता मिली है। इस प्रक्रिया में लोगों की आजीविका के मुद्दों को द्वितीयक स्तर में कई बदलाव आए, यानी लोगों में भी क्या है, कई बदलाव आए। आपका क्वेश्चन है कि युद्ध से जंगल किस प्रकार प्रभावित होते हैं, के कारण जंगल किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो आपका आंसर में क्या बताया कि युद्ध से निम्न कारणों से जंगल प्रभावित होते हैं। नंबर 1 पे दिया कि युद्ध में लाए गए उपयोग में लकड़ी जंगल से ही प्राप्त की जाती है, यानी जंगलों से ही लकड़ी प्राप्त की जाती है, जो क्या होता है, एक जंगल को प्रभावित करता है, जंगल को प्रदूषित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे दिया है कि युद्ध में आग लगने के कारण भी जंगल नष्ट हो जाते हैं। ये भी आपका क्या है कि युद्ध होने के समय में क्या होता है, जंगलों में आग लग जाती है, जिसके कारण भी क्या होता है, जंगल पे बुरा प्रभाव होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया है कि युद्ध के कारण पेड़ की क्षति होना भी एक मुख्य कारण है। युद्ध के कारण क्या होता है, पेड़ की भी कटाई तो होती है, साथ ही साथ एक विशेष प्रकार की क्षति भी होती है, जिसके कारण भी क्या है, जंगल प्रभावित होता है। लास्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 कि रूस के संसद का क्या नाम है। तो रूस के संसद का नाम आपका ड्यूमा है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप यदि इसको सही से पढ़िएगा तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, टोटल आप लिख सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन से आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा सा भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। इससे पहले भी हम जो कोई भी अपलोड किए थे वीडियो, वो जितने भी क्वेश्चन आंसर बताएं, टोटल आपका क्लास 11 के हो या क्लास 9 के हो, तो टोटल बच्चों के जितने भी क्वेश्चन थे सब मैच कर गए थे। तो इसी प्रकार की नेक्स्ट आपकी एग्ज़ाम जो होगी उसमें भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो इस चैनल पे बने ही रहें। नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डाल देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो जल्द से जल्द कर ले, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।